हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम आपका 23 जनवरी को होने वाला है। इसके पहले आप लोगों को अंतिम रूप में तैयारी को लेकर जाना है और इस अंतिम रूप की तैयारी के लिए आपके लिए बिल्कुल एग्जाम की तरीके उसी के पैटर्न के बिल्कुल चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपके संस्कृत से संबंधित हैं और इन क्वेश्चंस को देखेगा, एक एक क्वेश्चन को समझ कर आंसर दीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। 30 क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को कम से कम समय में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और उसका आंसर आप लोगों को देना है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लगातार सुपर टेट तक की सटीक तैयारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल वही चीज पढ़ाई जा रही है और हमेशा पढ़ाई जाती जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए एंड तक बने रहिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपने एक ग्रंथ पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी और यहां पर हम बात कर रहे हैं सिद्धांत कौमुदी की। तो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का क्या नाम है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए और आंसर करिए। काफी कंफ्यूजन है और यहां पर आपका जो सही आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन है, भट्टोजी दीक्षित। इनके ग्रंथ का नाम है, संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। ये आपका संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और इसी से बनकर निकला था दूसरा लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचनाकार इनके शिष्य वरद राजाचार्य थे। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सिद्धांत कौमुदी की। इन दोनों ही जो ग्रंथ हैं इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन किससे संबंधित है। इसका आपका सही आंसर भट्टोजी दीक्षित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। महेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्ण किन सूत्रों में कहे जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अंतस्थ वर्ण आप लोगों ने नाम सुना होगा, या, रा, ला और वा। ये आपके किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और जब महेश्वर सूत्रों की बात करते हैं तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ण जो है आपका संस्कृत में महेश्वर सूत्र से ही बना है, अलग अलग सूत्रों से मिलकर बनते हैं। और यहाँ पर आपका जो 5वें और 6वें नंबर का सूत्र होता है, आप लोग फिर से देख लीजिए, सभी ऑप्शंस देख लीजिएगा। और यहाँ पर 5वें और 6वें नंबर का सूत्र जो होता है जिसमें आपका है, वरट और लड़, ये दो सूत्र बनते हैं। इन दोनों से मिलकर के आपके अंतस्थ वर्णों का निर्माण होता है। तो यहां पर हम लोग बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट टिक कर देंगे। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता तो या तो अंतस्थ पूछे जाएंगे या फिर ऊष्म पूछे जाएंगे। मोस्टली अंतस्थ ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया, प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आपसे पूछे गए प्रयत्न कितने होते हैं। आपने अलग अलग चीजें संस्कृत में देखी होंगी, उसमें एक आपका नाम आता है प्रयत्न। और इन प्रयत्नों की जब बात की जाती है तो कुल इनकी संख्या मुख्य रूप से 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है और दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जब मुख्य रूप से बात की जाएगी तो आपके 2 प्रयत्न ही कहलाते हैं। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अक प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है। तो अक प्रत्याहार की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रत्याहार आपके महेश्वर सूत्रों से मिलकर बनते हैं और ये आपका अक प्रत्याहार जो होता है इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आता है। नहीं को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है और नहीं जो आपका है इसमें आपका का जो आ जाएगा ये आपका व्यंजन होता है। और अक में आपके क्या होते हैं, वो सभी स्वर वर्ण आते हैं जो कि आपके बिना मात्रा, छोटी लघु मात्रा के अंतर्गत आ जाते हैं। आ, ई, उ ये आपके अक के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि का आपका किसके अंतर्गत आता है, हल के अंतर्गत आता है। हल आपका व्यंजन वर्णों का, सभी व्यंजन वर्णों का सूत्र या प्रत्याहार कहलाता है हल। और अच आपका सभी स्वरों के लिए कहलाता है। यहां हम अक की बात कर रहे हैं तो का आपका सबसे अलग हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताते चल रहे, बस एक एक चीज को आपको समझना है और आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। रा वर्ण अभी आपने ऊपर अंतस्थ पढ़े थे, उसमें आपका रा वर्ण जो आता है
वो आपका उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मूर्धा होता है। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रा वर्ण जो है आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा आपका जो आपका टा वर्ण ये आपका होता है वो भी आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संधि विच्छेद 2-3 अंक आपके 100% इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चमूर्जह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चमूर्जह शब्द आपको दिया गया है, इसका संधि विच्छेद अगर हम अलग अलग करेंगे तो किस रूप में इसको अलग अलग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना है। और चमू प्लस ऊर्जा बी नंबर ऑप्शन में जो आपका दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना देते हैं, बड़े ऊ में ही परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि आपका स्वर व्यंजन के अंतर्गत किस में आ जाता है, गुण संधि के, स्वर संधि के अंतर्गत आपका गुण संधि के अंतर्गत आ जाता है। सही आंसर आपका चमू प्लस ऊर्ज कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद करिएगा। आद गुणः आपका गुण संधि का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हरे में कौन सी संधि होती है। हरे वर्ण आपको दिया गया है और यहाँ पर आपसे संधि पूछी गई। नया शब्द है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका सही आंसर यहाँ पर अयादि संधि सही हो जाएगा। हरे में आपका अयादि संधि होता है, इस रूप में इसको लिखे जाते हैं और आपका अर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हरे पद आपका आय के रूप में परिवर्तित हो जाता है और पद आपका हरे बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अयादि संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि का ही एक प्रकार है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बता दें एचो एवा एवा ये आपका अयादि संधि का सूत्र होता है। व्यंजन स्वर संधि में सबसे महत्वपूर्ण आपकी 3 संधियां आती हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपकी अयादि संधि, दूसरी आपकी पररूप संधि, तीसरी पूर्व रूप संधि। यहीं से मोस्टली पिछले 2-3 वर्षों से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन सुखार्थ में संधि बतानी है आपको। सुखार्थ सुख प्लस अर्थ में आपकी संधि क्या बन जाएगी। सुखार्थ पद आपके सामने दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, जल्दी से समझिए, तुरंत आंसर करिए। वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा आपका ऋर के रूप में इसको लिखा जाता है। ऋर के आपने सुख प्लस रित इस रूप में इसका जो कह सकते हैं हम लोग बनकर के आता है, रित के रूप में यहाँ पर लिखा जाता, तो यह ऊपर रा चढ़ जाता है और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, वृद्धि संधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सुखार्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूतपूर्व में कौन सा समास है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मोस्टली आपने देखा होगा अव्यय पद जहाँ पर आते हैं और अव्यय पद कहाँ पर लगते हैं, पद के पहले प्रारंभ में लगाए जाते हैं, यानी कि पूर्व भूत अगर होता तो आप लोग क्या कर देते, अव्ययी भाव समास कर देते। लेकिन हमारे सामने क्या दिया गया है, भूतपूर्व दिया गया है और यहाँ पर आपका केवल समास के अंतर्गत आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है, पूर्व भूत नहीं भूतपूर्व पद दिया गया तो ये केवल समास में आ जाएगा। काफ़ी लोगों ने निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन गलत किया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। अव्ययी भाव समास कितने अर्थों में होता है। अव्ययी भाव समास जो है वो कितने अर्थों में हम प्रयोग करते हैं या कह सकते हैं कितने अर्थों में ये जोड़ा जाता है। तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन 16 अर्थों में होता है आपका क्या, अव्ययी भाव समास। आपका 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नए रूप के क्वेश्चन अगर आपका पेपर जो है वो थोड़ा टफ लेवल का बनता है, निश्चित तौर पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग इन क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। बस अधिक से अधिक देखते रहिएगा, क्लासेस को शेयर करते रहिएगा और लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। नाम क्वेश्चन दिया गया पितरों में कौन सा समास है। पितरों में आपको बताना है माता और पिता, इस रूप में अगर अलग अलग करेंगे तो हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर पितरों ये आपका मुख्य रूप से जब हम लोग समास के रूप में इसको लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। द्वंद्व समास तो सबको पता होगा, लेकिन द्वंद्व समास के अंतर्गत किस रूप में इसको लिखा जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही आपके द्वंद्व
समास के प्रकार लिखे हुए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और इसके बाद आपका एक शेष द्वंद्व। तो पितरों जो आता है आपका एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया एनांग विकारः सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? एनांग विकारः, यहां पर आपको विभक्ति बतानी है। एनांग विकारः का मतलब क्या होता है कि किसी शरीर के किसी अंग में विकार होना, किसी स्थान पर विकार यानी कि कोई ना कोई कमी होनी, वो आपका एनांग विकारः सूत्र में कहलाता है। और जब ऐसा कोई पद हम लोग लिखते हैं जिसमें शरीर के विकार का वर्णन किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो एनांग विकारः तृतीया विभक्ति में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम कोई भी विकार का वर्णन करते हैं शरीर से संबंधित तो वो आपका तृतीया विभक्ति में संस्कृत में लिखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षणः काणा और पादेन खंजा इस रूप में इसको लिखा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है? द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि यहाँ भी हम लोग 16 बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। द्विकर्मक धातुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है? 16, 16 होती है। द्विकर्मक कौन सी होती हैं? जो कि दोनों रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं, आपकी द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं, चाहे वो अकर्मक में आ जाएं या फिर सकर्मक में आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? भी आपकी संस्कृत के विभक्ति से संबंधित सूत्रों से लिया गया क्वेश्चन है और हम बात कर रहे हैं अनुक्त कर्ता की। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अनुक्त कर्ता की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां भी आपका तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतम में आपको बताना है, दिया गया गतम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? गतम पद है, इसमें आपको बताना कि कौन सा प्रत्यय लगा हो। प्रत्यय से भी निश्चित तौर पर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्यय के अलग से हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट उसकी अलग से क्लास दे चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पूरी संस्कृत की प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, क्लास के एंड में जाकर के उस बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं पूरी संस्कृत की प्लेलिस्ट। गतम में अगर हम लोग प्रत्यय की बात करेंगे तो यहाँ पर अक्त प्रत्यय होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्त प्रत्यय यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा। कोई कोई क्वक्त प्रत्यय भी इसको पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले 16 नंबर क्वेश्चन में। पिवन में कौन सा प्रत्यय है? क्या दिया गया? पद, पिवन पद दिया गया है। यहां पर आपको बताना कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। और पिवन अंत में क्या आ रहा है? पिव धातु में आपका ना हलंत वाला लग गया, पिवन पद बन गया तो श्रत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता। श्रत प्रत्यय यहां पर आ जाएगा आपका। सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पर नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? इस प्रकार के प्रत्यय बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता चुके हैं, उसकी थ्योरी की क्लास भी आपको दे चुके हैं। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए, चेक करिए। यहाँ पर आपका डीप प्रत्यय होता है, डीपू नहीं है, डीप प्रत्यय है। और बिल्कुल करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो डीस प्रत्यय होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन डीप प्रत्यय। नर्तकी में जो आपकी ई की मात्रा लग करके पद बनकर के आया उसमें आपका डीस प्रत्यय लगा हुआ जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। कर्तवाच्य में किसकी प्राथमिकता होती? वाच्य आपने पढ़े होंगे 3 प्रकार के होते हैं। जिस रूप में हम जिसके आधार पर वाक्य को लिखा जाता है उसे हम वाच्य कहते हैं। कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर या फिर क्रिया के आधार पर, उसी रूप में अलग अलग होता है। जब बात कर्तवाच्य की कर रहे हैं यानी कि कर्ता प्रधान है, यानी कि कर्ता की बात की जा रही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, समझते रहिए, तैयार करते रहिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उपसर्ग कहां लगाए जाते हैं? उपसर्ग कौन से पद होते हैं? तो आपको फिर से बता दें, उपसर्ग वे पद होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगा दिए जाते हैं, किसी धातु के पूर्व में लगा दिए जाते हैं, यानी कि पहले लगा दिए जाते हैं और लगाकर क्या करते हैं, उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। अगर प्रत्यय लगेगा तो वो आपके किसी धातु के, किसी पद के,
के, किसी संज्ञा के, किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, लास्ट में जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। मुख्यतः अव्यय पद कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय पद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये समझिए फिर बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 4 प्रकार के होते हैं अव्यय जो होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय वे होते हैं जिन पर किसी भी लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हमेशा एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा आप चाहें बात यहाँ पर कर दें किसी भी लिंग की, किसी भी वचन की, वो हमेशा वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे, अव्यय पद कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके 4 प्रकार के होते हैं। काफ़ी लोग कहेंगे कि 5 प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें निपात को अलग रखा जाता है। आपके अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, अगर आपको इसको जोड़ दें तो 5 प्रकार हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। और क्वेश्चन आपके सामने, राम शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप क्या होगा, यानी कि सप्तमी एक वचन में राम शब्द का रूप क्या लिखा जाता है। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से शब्द रूप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। लगभग 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके शब्द रूप से ही पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राम शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या पद बन करके सामने आ जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका बी नंबर ऑप्शन रामे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सप्तमी एक वचन में जो हम पद प्रयोग करेंगे वो आपका रामे पद बन करके सामने आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, अलग से आपको पढ़ना हो तो वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। सप्तमी एक वचन की हम लोग बात कर रहे हैं और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रामे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। इसके पहले अगर कोई भी चीज आपको क्लियर ना हो रही हो तो आप लोग जरूर पूछते रहा करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कर दिया करिए, आपके सभी डाउट वहां पर क्लियर कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पितृ का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? पितृ का द्वितीय बहुवचन, पितृ पद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो पितृ पद में आपका द्वितीय बहुवचन की जब हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, तो आपका पितृण बनकर के आ जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पितृण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि द्वितीय बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पश्यति में धातु है। पश्यति आपका क्या दिया गया है? ये आपका धातु का रूप दिया गया है। आपका जो वर्तमान काल के लिए लट लकार का रूप होता वो आपका जैसे पठति होता वैसे पश्यति लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोगों को धातु का नाम बताना, क्रिया का नाम बताना। जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर करिए 23 नंबर क्वेश्चन। और इसका आपका सही ऑप्शन दृश्य धातु हो जाएगा। बहुत बढ़िया। भविष्यत काल में भी इस रूप में हम लोग लिख देते हैं। सही आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीधे सीधे आपका धातु रूप पूछ दिया गया, यानी कि आपको धातु का नाम बता देना है, पद आपके सामने दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। दा धातु लट लकार प्रथमा बहुवचन रूप क्या होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा दा धातु के लिए? दा धातु का रूप जो है वो थोड़ा अलग चलता है, इस वजह से इस रूप में दिया गया 24 नंबर क्वेश्चन। और इसमें आपका ददंती नहीं होता बहुवचन में। वैसे आपने क्या पठति पठता पठंती पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें लट लकार प्रथम पुरुष में आपका बहुवचन में क्या ददती होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। आपका दा धातु के रूप आपको अलग से बता दिए जाएंगे, यहां से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी होती है? 25 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत में लकारों की संख्या। अब यहां पर काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही आंसर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो 10 होती हैं। फिर से आपको बता दें, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन वर्तमान संस्कृत में सिर्फ आपको 5 लकार पढ़ाए जाते हैं। 5 लकार आपके जो विस्तृत संस्कृत है या प्राचीन संस्कृत है उसमें प्रयोग किए जाते थे। 5 लकार हम लेकर के आते हैं, लेकिन कुल लकारों की जब बात की जाती तो वो आपका आंसर जो होता है वो क्या होता है? 10 कहलाते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। दिया गया कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य के कर्म में विभक्ति। कर्मवाच्य यानी कि जहां पर आपका कर्म की प्रधानता हो, कर्म के आधार पर वाक्य को रखा गया हो, वो आपका कर्मवाच्य कहलाता है। और जब यहां पर विभक्ति की बात की जाएगी तो आपका ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति ही इसमें ली जाती है। सही ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया क्रमलेन शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रमलेन किसको कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं।
पशु के नाम से आपको समझना है। पक्षियों के कुछ संस्कृत शब्द आपको हमने जो हमारी पिछली संस्कृत की क्लास थी उसमें बताए थे, ना देखें तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। और ऊंट को कहा जाता है क्रमलेन। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चुनिंदा क्वेश्चन आपको लगातार दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रलय शब्द का विलोम क्या होगा? प्रलय शब्द का विलोम आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रलय का विलोम, प्रलय यानी कि समाप्त हो जाना, खत्म कर देना। इसका जब हम विलोम की बात करते हैं तो वो क्या सृष्टि कहलाता। सृष्टि का मतलब निर्माण करना। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रलय का विलोम अपोजिट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आकाश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए देखिए जल्दी से, कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं दिया गया? ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, सभी ऑप्शंस पढ़िए जल्दी से देखिए। और यहाँ पर आपका जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तीनों देखिए आकाश के पर्यायवाची दिए गए, लेकिन मधवा जो दिया गया यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मघवा जो होता है ये किसका पर्यायवाची पद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब आज का अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? भाषा कौशल के प्रकार की बात की जाए तो आपके 4 प्रकार आपने पढ़े होंगे। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपके कौशल होते हैं। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 प्रकार होते हैं। आपके सभी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार आपकी बिल्कुल सटीक तैयारी पहले भी करा चुके हैं। अगर आपने हमारी रिवीजन की क्लासेस को ना देखा हो तो उन क्लासेस को जरूर देखेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।